नमस्ते प्रिय किसान साथियों, मैं हूं आशीष मौर्य। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल पे स्वागत है। आप सभी किसान साथियों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ धान की खेती के बारे में चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, आप सभी लोग धान की खेती कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से खेती करते हैं। बावजूद उसमें क्या होता है, जो उत्पादन की दर होती है वह उतनी अधिक नहीं मिल पाती जितना आप सभी लोगों ने सोच रखा होता। आप सभी लोग धान की जो रोपाई करते हैं वह भी समय से करते हैं, प्रत्येक क्षण उसकी निगरानी करते हैं, समय समय पे खाद बीज अन्य जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे अगर उसमें घास है तो उस खरपतवार है तो उसको नष्ट करने के लिए दवाइयाँ, निराई और सिंचाई, पानी, खाद सभी को समय पे आप सभी लोग देते हैं। बावजूद उसके क्या होता है, जो धान में कल्लों का फुटाव होता है जिससे फसल में उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। क्योंकि किसान भाई, आप सभी लोग जानते हैं धान की रोपाई जब की जाती है तो उसमें एक पौधे से दो पौधे, इससे ज़्यादा रोपाई नहीं की जाती है। उन्हीं एक या दो पौधों की जो आप सभी किसान भाई रोपाई करते हैं, उन्हीं में जो कल्लों का ज़बरदस्त फुटाव होता है, तो एक एक पौधे में करीब करीब 50-50 कल्ले आ जाते हैं। अगर इसी तरीके से प्रत्येक पौधे में अगर कल्ले आ गए तो ये समझ लीजिए धान की जो उत्पादन की क्षमता होगी उसमें चार चांद लग जाएंगे। अगर किसान भाइयों आप सभी ने धान की खेती कर रखी है, उसमें कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो ये समझ लीजिए उत्पादन दर कम से कम 50 से 60% कम हो जाएगी। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में इसी से रिलेटेड जानकारी दूंगा कि आपकी धान की फसल में अगर कल्लों का अच्छी तरीके से फुटाव नहीं हो रहा है तो उसमें क्या डालना होगा, उसकी मात्रा क्या होगी, उसको कैसे डालना होगा, उसकी जो डालने की समय सीमा है वह कितने दिन की फसल हो जाए तब तक मुझे डालना चाहिए। तो किसान भाइयों, आप सभी लोग लगातार वीडियो को पूरा देखते रहें, आप सभी लोग लगातार वीडियो पे बने रहें और इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं यूट्यूब चैनल पे, तो उसको भी देखें ताकि उनसे भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। किसान भाइयों, एक बार मैं पुनः कहता हूँ, आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल आशीष मौर्य ऑफिशियल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सभी ने तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं नई आप सभी की जानकारी के लिए उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ताकि आप लोग उन वीडियो को देख करके अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो किसान साथियों, अब मैं बात करूंगा धान में दूसरी यूरिया जब आप डालते हैं। एक यूरिया तो लगभग हर किसान भाई आप सभी अपने खेत में डाल चुके हैं, चूँकि इतनी फास्ट रोपाई होती है। बहुत से किसान भाई हमारी दो यूरिया जो पड़ती हैं वो भी दूसरी यूरिया का भी प्रयोग कर चुके होंगे। उनकी दूसरी यूरिया प्रयोग करने के बाद में भी अगर अच्छी तरीके से कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है तो आप सभी लोगों को करना क्या है। किसान भाइयों, आप सभी लोग यूरिया का डोज लगभग 35 से 40 kg दूसरी यूरिया जो आप डालते हैं उसमें ही रखें। 40 kg से प्रति एकड़ की दर से आप ज़्यादा यूरिया ना डालें। आवश्यकता पड़े अगर आपको तो तीसरी बार यूरिया आप दे सकते हैं, लेकिन एक यूरिया, दो यूरिया और इन तीन यूरिया जो आप मैंने बताया, इनके बीच में कम से कम 15-15 दिन का गैप होना चाहिए। ये नहीं है कि आप लगातार खाद का प्रयोग करते रहेंगे, तो इससे क्या होता है, हमारी धान की जो फसल है उसमें नुकसान भी हो सकता है। किसान भाइयों, आप कम से कम 15 दिन का समय अंतराल ज़रूर लें एक खाद डालने से दूसरे खाद डालने के बीच का। तो मैं बताऊंगा किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल में अच्छी तरीके से कल्लों का फुटाव नहीं हुआ है और आपकी धान 20 दिन से रोपाई का समय पूरा कर चुकी है आपकी फसल, तो उसमें आप सभी को डालना क्या है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा, आप सभी लोग अगर यूरिया डाल चुके हैं सेकेंड ट्रिप, तो उसमें सिर्फ आपको बालू के साथ मिला करके जो सल्फ़र आता है, सल्फ़र आपका WDG 80% भी होता है, WDG जो 90% वाला आता है, इन दोनों सल्फ़र में से कोई भी एक सल्फ़र 3 से 4 kg प्रति एकड़ की दर से अगर आपने यूरिया डाल दी है तो आप बालू के मिला करके डाल सकते हैं। अगर आपने यूरिया नहीं डाली है तो यूरिया में मिला करके डाल सकते हैं। इसकी साथ साथ आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, इफको की जो सागरिका आती है दानेदार GR फॉर्म में, उसको भी इसी में मिला करके, यानी कि 8 से 10 किलो प्रति एकड़ की दर से आप सागरिका को भी डाल सकते हैं। ये जो मैंने सल्फ़र और सागरिका की बात की है, यह आपका धान जब तक 30 दिन का अगर हो गया है तो नहीं डालना है। 30 दिन की धान की अगर रोपाई के बाद में समय नहीं पूरा हुआ है तो उसमें डालना होगा आप सभी को। प्रिय किसान साथियों, आप सभी लोग अगर इसी के साथ में अपनी धान की फसल में स्प्रे भी करना चाहते हैं तो आप सभी को चिलेटेड जिंक ले लेना है और सागरिका का जो लिक्विड आता है, जी हाँ,
आप चिलेटेड जिंक में दयाल कंपनी की बेंचमार्क जिंक ले सकते हैं, जिसकी मात्रा 25 ग्राम प्रति पंप, यानी कि 20 लीटर पानी में 25 ग्राम चिलेटेड जिंक आप सभी लोग घोल करके अगर धान की फसल में स्प्रे कर देंगे तो निश्चित तौर पे उसमें इतना अच्छा ज़बरदस्त कल्लों का फुटाव होगा। और साथ ही में जिंक के आप सभी लोग सागरिका की जो लिक्विड आती है, इसको आप 500 ml प्रति 1 एकड़ की दर से, यानी कि 25 से 30 ml प्रति 20 लीटर पानी में घोल करके इसको अगर आप स्प्रे कर देंगे तो इफ़को की जो सागरिका होती है इसमें समुद्री शैवाल होती है और भी अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इन दोनों को जब आप अलग अलग बर्तन में घोल करके, जो भी आपके पास पात्र हो उसमें अलग अलग आपको घोलना है। इसके बाद में एक ही स्प्रे पंप में आधी टंकी स्प्रे पंप में पानी भरें। इसके बाद में दोनों का जो घोल है उसमें से एक एक गिलास, जो आपने घोल बना रखा है ऑलरेडी, उसमें का एक एक गिलास दवाई डालें। फिर आप स्प्रे पंप में शेष जो पानी आ रहा है उसको भर दें। इसके बाद में अच्छी तरीके से शाम के समय आप स्प्रे करेंगे तो क्या होता है, इन दोनों चीज़ें जैसे कि माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मैंने जिंक बताई है और सागरिका, इसका जब आप स्प्रे करेंगे तो सागरिका से दो फायदे होते हैं, कल्लों का फुटाव भी होता है, प्लस हमारी धान की जो खेती होती है उसमें जो हल्का पीलापन होता है। बहुत से किसान भाइयों की खेती हरी भरी होती है, बावजूद उनके फसल में इतना अच्छा कल्लों का फुटाव नहीं होता है जितना वह चाहते हैं। उनके मन में एक निराशा जैसी उम्मीद आती है। तो आप सभी लोग बिल्कुल निराश ना हो। इफ़को की सागरिका जो आती है आप सभी लोग लिक्विड फॉर्म में और बेंचमार्क जिंक दयाल कंपनी का स्प्रे करिएगा, आप सभी की फसल एकदम हरी भरी हो जाएगी। और क्योंकि इन दोनों चीज़ों को जब डालेंगे आप तो क्या होता है, क्लोरोफिल की जो मात्रा होती है वह बढ़ा देता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हमारे ज़मीन में पड़े होते हैं उनको भी जो काम नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारी मिट्टी का अगर पीएच लेवल ज़्यादा हो जाता है तो जो भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन में पाए जाते हैं, जैसे इससे पहले मैंने यूरिया जिंक जो भी अन्य सल्फ़र डाल चुके हैं, जो मिट्टी का हमारी पीएच लेवल जब बढ़ जाता है तो वह सारे तत्व जो हमारी ज़मीन में होते हैं उसका जो हमारे धान के पौधे की फसल है वह संग्रहित नहीं कर पाती, उसका भोजन जो उससे बनाती है वह नहीं कर पाती ग्रहण। तो इससे क्या होता है, हमारी की धान की फसल जो है वह अच्छी तरीके से उसको उपयोग नहीं कर पाती है।